Hi friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 462 की अपडेट को लेके। काफ़ी लोग कह रहे थे 462 की अपडेट बताइए, तो अपडेट आ चुकी हैं। आपको ही मालूम है, काफ़ी नाम उन्होंने निकाल दिए हैं 2-3 दिन पहले। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये जो बैलेट है ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और ख़त्म हो गया। ये बार बार खुलेगा, बार बार वो पर्चियाँ, जैसे होता है ना मटके में से हाथ डालते हैं और पर्ची निकालते हैं, तो ये उन्होंने मटके में हाथ कई बार डालना है, ठीक है ना। तो अपनी होप्स बनाए रखें। जिनका नाम आ गया उनको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेट्स। और अगर आप अपना फ़ाइल हमारे से आगे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, द नंबर इज़ फ्लैशिंग, आप कांटेक्ट करिए। हमारा वेबसाइट का एड्रेस hariomconsultants.com फ्लैश हो रहा है। मीटिंग बुक कीजिए, डिस्कस कीजिए अपना केस और प्रोसेस आगे करवाइए अपना। अभी जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से 12 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, तो इसमें डिले ना करें। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि गलत इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि हमने पहले लॉट से भी काफ़ी फाइलें लगाई हैं। इस लॉट में भी हमारे बच्चों का भी काफ़ी नाम आया जिन्होंने हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाया था, और कई बाकी लोग भी हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक प्रॉपर तरह से आपकी फ़ाइल रखी जाए, देन यू शुड कॉन्टैक्ट अस। बिकॉज एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपका नाम आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही। उसमें आपको एक एक्सपर्टी की ज़रूरत है, कैसे अपना केस प्रेजेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगनी है, किस तरह से लगनी है, किस तरह से प्रेजेंट होना है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी एंड देन वो ग्रांट होगा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब ये दूसरा बार निकला है, और जिनका नाम नहीं आया वो निराश ना हो। अप्रैल 30 2025 तक आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद एक बार फिर से भी ड्रॉ आने के पूरे चांस हैं। तो जिसका नाम अभी तक नहीं आया है तो वो उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद खोए ना, ठीक है। अब जिनका नाम आ गया है उनको मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉपर तरह से अपनी फाइलिंग करिए और इसको डिले मत कीजिए। अब यहाँ पर दो बड़े सवाल लोगों के बीच में फैल रहे हैं, मतलब क्वेरीज ये हैं कि मुझे अपना पुलिस से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा फाइलिंग से पहले, मुझे अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा फाइलिंग से पहले, मुझे अपना IELTS या PT देना पड़ेगा मेन फाइल से पहले। ये 3 बहुत बड़े सवाल हैं जिनकी गलत इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैली हुई है। तो इन तीनों सवालों से कई लोग डर के रुके हुए हैं, कई लोगों को पता नहीं लग रहा ये इनमें से क्या होना है। कई पहले ही अप्लाई करी जा रहे हैं पुलिस सर्टिफिकेट, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। सो कुछ लैंग्वेज टेस्ट से डरे हुए हैं कि अब ये देना पड़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। ये सारी जो आपके क्वेश्चन हैं ये मैं इसमें आपको सॉल्व करूँगा कि एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या चाहिए मेन फाइल में, ठीक है। वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है ना। और अगर हमारे थ्रू करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम, और हम बहुत ही जेन्युइन रेट पे आपका काम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिटी देता हूँ कि जो पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि वो मांगेंगे, ये जब आप फाइल लगा रहे हो तब नहीं चाहिए जी। जो इस दुविधा में बैठे हुए हैं कि अभी अप्लाई करना पड़ेगा या वेट कर रहे हैं कि पुलिस का सर्टिफिकेट आएगा तब हम अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूँ कि वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको जब मेन फाइल लगानी है तो पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये ज़रूर है कि वो मांग सकते हैं, ठीक है ना। हमने पीछे जितने भी केसेस लगाए हैं उनमें से 99% किसी भी केस में उन्होंने पुलिस सर्टिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा, और वो फाइल अंडर प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बात फैली हुई है कि पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लो, ये ऐसी ये चीज़ तो देखिए विजिटर वीज़ा की फ़ाइल में भी लिखी होती है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर देखो और उसमें जाके पढ़ोगे ना सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चाहिए, उसमें भी लिखा होता है पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें भी लिखा होता है हेल्थ चेकअप चाहिए। तो क्या हर कोई करवाता है पुलिस सर्टिफिकेट फॉर विजिटर वीज़ा? नहीं करवाता ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब जब गलत लोगों ने फैलाई अब सबको मालूम है। अब हम आपको वर्क एंड हॉलीडे की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेन फाइल लगाने के लिए आपको पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उधर से अगर ईमेल आएगा तब आप लगाइए, ठीक है ना। उससे पहले इसी को लेके बैठे रहना और फाइलिंग ना करना वो गलत बात है, वो मत कीजिए आप, ठीक है। और आने का भी चांस बहुत कम है, पुलिस सर्टिफिकेशन का तो बहुत कम चांस है, ठीक है। ये पहला क्लियर कर दिया कि ये मैंडेटरी नहीं है, फाइलिंग आप टाइम से करें। अगर वहाँ से ईमेल आती है देन आप बनवाएं, ठीक है। ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा हेल्थ चेकअप।
अब ये हेल्थ चेकअप का भी हुआ फिलहाल, अभी हेल्थ चेकअप कराओ, अपने आप हेल्थ चेकअप आप कैसे करा लोगे? जब वहाँ से प्रॉपर ईमेल आती है, प्रॉपर उन्होंने बताया होता है कि यहाँ से ये टेस्ट करवाना है, वो फिर एक लेटर आता है, वो लेटर के वो आप लेके जाते हो, तो जो एम्बेसी का हेल्थ सेंटर है जिसको भी उन्होंने अथॉरिटी दी है, वो वही टेस्ट करता है जो एम्बेसी ने मांगे हैं। अब जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपने टेस्ट कौन सा कराना है, आपको मालूम ही नहीं है टेस्ट कराना कहाँ है, तो आप हेल्थ चेकअप के पीछे क्यों पड़े हो? हेल्थ चेकअप भी फाइल लगाने के बाद अगर वहाँ से ईमेल आती है तब करवाना। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फाइलिंग के लिए, देयर इज़ नो नीड ऑफ हेल्थ चेकअप फाइलिंग के लिए। 2 क्लैरिटीज मैंने आपको बड़ी बड़ी सॉल्व अभी कर दी, ठीक है? इस कन्फ्यूजन में मत रहना। अगर उधर से ईमेल आएगी तब आपको करना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एक ये बेस बनता है इस वीज़े का, वो है लैंग्वेज। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिए आप। लैंग्वेज, उनको फंक्शनल लेवल की इंग्लिश चाहिए। फंक्शनल लेवल की इंग्लिश क्या होती है? थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। फंक्शनल लेवल की इंग्लिश ये होती है कि भी उन्होंने इंग्लिश में आपसे कहा ये काम कर दो, आपने इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, बस। मतलब बातचीत आपस में आप बोल भी पाओ और समझ भी पाओ, बस। इससे बड़ा लेवल नहीं चाहिए उनको कि उन्होंने आपको कोई डिग्री दे के पढ़ाना है, बड़ी हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए, नहीं। अब इसे कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश, जो फंक्शनैलिटी को पूरा करे कि हम आपस में बातचीत, मतलब ऑस्ट्रेलियंस एम्प्लॉयर आपसे बातचीत कर पाएँ, अगर आप कहीं सेल्समैन हैं तो कस्टमर आपसे बातचीत कर पाएँ, आप रिप्लाई दे पाएँ, इसे कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश। और ये फंक्शनल इंग्लिश अगर आपने 12वीं तक भी इंग्लिश पढ़ी हुई है स्कूल में, इंडिया में कहीं भी, मतलब इंग्लिश मीडियम में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपको फंक्शनल इंग्लिश आती है, ठीक है ना? तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट किसको देना है या किसको नहीं देना, वो क्लैरिटी लीजिए। देखिए, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में शुरू से लेके 12वीं तक, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, इसको आप समझो। इंग्लिश मीडियम का ये मतलब है कि अगर साइंस आप पढ़ रहे हो तो साइंस आपने इंग्लिश में पढ़ी है, ये नहीं है कि साइंस हिंदी में है, ठीक है ना? SST आपने पढ़ी है तो वो इंग्लिश में पढ़ी है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो इंग्लिश में पढ़ी है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो इंग्लिश में पढ़ी है। अगर ऐसा सीन है, +2 तक आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फंक्शनल इंग्लिश आती है, ठीक है? ये पहली कैटेगरी। ये सब ऑप्शन उसमें हैं, तो ऐसे हुआ बनाया हुआ है कि पहले PT, ये सब जो चला रहे हैं PT IELTS, उन्होंने हुआ बना दिया, पहले ये कर लो फिर लगाना, नहीं तो रिफ्यूज़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ना, जो एक्चुअल फाइल के अंदर है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे रखी हैं। पहली ऑप्शन है कि अगर आपने 12वीं तक इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश नहीं कह रहा, बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, आधा वीडियो देखते हो फिर आगे भागते हो, ये समझ लीजिए। इंग्लिश मीडियम में अगर आपने +2 तक एजुकेशन ली है, पहली ऑप्शन आपकी टिक हो गई, कोई लोड नहीं है PT IELTS देने की इस वीज़ा के लिए। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अगर +2 तक आपका कोई रीजनल मीडियम था, जैसे गुजराती में आपने पढ़ा या पंजाबी में साइंस पढ़ी है या हिंदी में साइंस पढ़ी है, तो हिंदी मीडियम स्कूल था आपका, तो +2 वाला तो काटा लग गया। दूसरा उन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, अगर आपने उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना? मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री, 3 साल की डिग्री होती है ना ग्रेजुएशन की, वो आपने इंग्लिश मीडियम में करी है, पीछे हिंदी मीडियम में कर रखी है 12वीं, या गुजराती में कर रखी है, या किसी रीजनल लैंग्वेज में +2 तक पढ़े हो, लेकिन जब आप बैचलर्स में आए, जब आप ग्रेजुएशन में आए, तब आपने इंग्लिश मीडियम में सारा कुछ करा, जो भी सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश में थे, पेपर आपने इंग्लिश में लिखे हैं, देन नो नीड, तब आप पे दूसरा ऑप्शन क्लिक होगा। वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 12वीं तक पढ़ा है तब भी नहीं चाहिए IELTS PT। दूसरा ऑप्शन अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है +2 के बाद इंग्लिश मीडियम में करा तब भी नहीं चाहिए। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है, कोई भी अगर आपने स्टडी लगातार 3 से 4 साल इंग्लिश मीडियम में करी है तब भी आपको IELTS वगैरह नहीं देना। अब ये तीनों अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है जी, आपने पहले हिंदी मीडियम में 12वीं कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन भी हिंदी में कर डाली और कुछ नहीं है आपके पास, इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया ढंग से, इंग्लिश मीडियम को, तब आपको PT ही ज़रूर देना है, PT या IELTS। और उसमें भी ज़्यादा तोप बैंड नहीं चाहिए, 6 साढ़े 6 नहीं चाहिए, सिर्फ 4 साढ़े 4 बैंड में पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, बस वो चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि अभी भी आपको बात समझ नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मीटिंग बुक कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कैसे होता है।
अब इसके बाद ये पहला बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंग्लिश का स्टेटस क्लियर नहीं होगा उसका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ हो जाएगा। समझ आए? तो इस पे आप स्ट्रेस दें। अगर आपको समझ नहीं लग रहा कि मुझे टेस्ट देना है नहीं देना, तब आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है मेन प्रेजेंटेशन। आपको वीज़ा क्यों दें? फ़ंड्स तो चलो एक साइड की बात है, फ़ंड ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-6 लाख रुपए चाहिए। वो किस लिए चाहिए? उनको ये दिखाना है कि जब आप जाओगे पहला एक हफ़्ता आप सेटलमेंट करोगे, आने जाने के पैसे हैं, दैट्स इट। चाहे नया हो पुराना हो, कोई इशू नहीं है। फ़ंड्स का तो इसमें इशू ही नहीं है इस वीज़ा में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। वो आपने अगर ढंग से नहीं बनाई, SOP में मतलब क्या लिखते हो उसमें? आप ये बताते हैं कि मेरे पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना, और मैं ये क्वालिटीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसे आपके लिए हेल्पफुल होऊंगा। तो वो उनको अच्छी लगेंगी और उसके अगेंस्ट जो भी प्रूफ्स आप लगा पाओगे वो उनको सही लगेंगे, तब वीज़ा ग्रांट होगा। ठीक है ना? तो वो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अब जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर ली कॉमर्स में और उसका नाम आ गया, ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हर एक केस वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकता, इसके लिए मीटिंग है। ठीक है ना? आप कॉमर्स की बात लीजिए, अब कॉमर्स उसने कर ली, +2 के बाद सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है। अब इस केस में इंग्लिश मीडियम में सब कुछ कर रखा है, IELTS PT नहीं चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हेल्थ चेकअप नहीं चाहिए, तो वो स्ट्रेट अवे फाइल कर सकता है। अब इसमें SOP लगनी है। SOP में उसने, अब मैं जो बताने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि SOP में आपने क्या क्या बताना है। अब देखिए कई स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं बहुत, मीन्स जैसे आपने +2 करी, +2 के साथ टाइपिंग सीख ली, आपने ग्रेजुएशन करी, साथ में शाम को कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया या कोई लैंग्वेज सीख ली कंप्यूटर में। मतलब ऐसे लोग जो हैं, अगर आप ऐसे इन कैटेगरी में आते हो तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत चांस है अगर आपका नाम आ गया तो, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल जिसमें मल्टी टैलेंट्स हों। ठीक है ना? अब आप सिर्फ कॉमर्स करके जा रहे हो, उसमें भी कुछ खास नहीं किया है, सिंपल पासिंग मार्क्स हैं, तो उसमें उम्मीद आपका ऐसा ना समझ लें कि आपका आ ही जाएगा। वीज़ा उसका आएगा जो अपने आप को, कहते हैं ना कि अपनी USPs बता पाएगा, अपनी क्वालिटीज़ बता पाएगा, और बता ही नहीं पाएगा और उसमें है भी, उसको वो प्रूव भी करेगा। तो वहाँ पर हमारा काम आता है कि अगर आपके पास, आपको पता ही नहीं लग रहा क्या लगाना क्या नहीं लगाना, तो हम आपको बताएंगे ये चीज़ें लगाइए अगर आपके पास है, और वो अगर आप लगाएंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे कि बंदे को कंप्यूटर भी आता है, कि बंदे को लैंग्वेज टेस्ट भी आता है, बंदे ने यहाँ पर काम भी कर रखा है। तो ये सब जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, बेसिकली एक बहुत मसालेदार खिचड़ी बनानी होती है। SOP एक लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, एक खिचड़ी है जो कि बहुत, उसमें अलग अलग के मसाले डाले हुए हैं आपने, अपने एक्सपीरियंसेस के, अपने अपने एजुकेशन के, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि आप बहुत, आपका जो पूरा प्रोफाइल है बहुत इम्प्रेसिव है। ठीक है ना? तो ये आगे प्रेजेंट करना है। तो ये जब प्रोफाइल आगे प्रेजेंट होगी, फंक्शनल इंग्लिश ओके होगी, फंड 5-6 लाख पड़े हुए हैं, पीछे कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, फिर ग्रांट होने के 99% चांस है। ठीक है? तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है? बाकी नंबर फ्लैश हो रहा है, बुक स्लॉट विद अस, फेस टू फेस मीटिंग हमारे से होगी। अगर आप लोकल आइट हैं, चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमारे से मिलिए, तब भी हम आपको फेस टू फेस ऑफिस में बता देंगे। अदरवाइज़ फुल प्रोसेस ऑनलाइन। अगर आप अब्रॉड में बैठे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, नो मैटर कहीं पर भी हो आप, तो जूम मीटिंग के ज़रिए आप डिस्कशन कर सकते हो, और ईमेल एंड सर्विस जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, व्हाट्सएप है, ईमेल है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के फाइलिंग करवा सकते हैं। ठीक है? होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है मेन फाइल की, कि आप गलत की इन्फॉर्मेशन में मत घबराएं, टाइमली अप्लाई कीजिए। 12 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल एंड में जाके फाइलिंग करी और उधर से रिक्वेस्ट आ गई कराओ, तो उसमें उसी में कराने में रह जाओगे आप। ठीक है ना? तो ये टाइमली आप फाइल कीजिए, ताकि अगर उधर से रिक्वेस्ट आती भी है, वैसे तो 99% नहीं आएगी, अगर आती है देन आपके पास टाइम होना चाहिए कि वो आप फुलफ़िल करके उनको अटैच कर पाओ। ठीक है? तो होप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। छोटे मोटी कोई आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जिसको सिलेक्शन हो गया है वो अपने स्टेट के साथ ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि लोगों को उत्सुकता रहती है कि किस स्टेट से सिलेक्शन हुआ है। इस बार पंजाब, हरियाणा, गुजरात साइड से हमें काफ़ी
आए हैं लोग जो कि फाइलिंग करवा रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए सबको पता लगेगा पब्लिकली कहाँ से ज़्यादा पर्चियाँ उठी हैं, कहाँ पर लकी हैं लोग ज़्यादा। सो एनीवेज़, तो जिसका आ गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।